एपिसोड 561 वीडियो का जबरदस्त असर 4 लाख पार कर गया। अभी थोड़ी देर पहले तो 3 लाख था ना। ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नक्श ने हैरानी जताते हुए कहा। हाँ, जिस रफ्तार से लाइक बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द ये वीडियो 10 लाख का आंकड़ा पार कर लेगा और पूरे इंटरनेट पर एक वायरल सेंसेशन बन जाएगा। पल्लवी का दिमाग बहुत तेज था। वह तुरंत नक्श का इशारा समझ गई और उसी अंदाज में उसका साथ देते हुए बोली। उन दोनों की बातों से रंजन कपूर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। वो तो यहाँ शेयर्स के अधिग्रहण पर बात करने आया था, लेकिन अचानक बातचीत किसी वीडियो पर कैसे पहुंच गई। पर वह कोई बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि नक्श बिना किसी वजह के बात नहीं भटकाएगा। डायरेक्टर नक्श, क्या मैं जान सकता हूं कि ये कौन सा वीडियो है? रंजन कपूर ने इंटरनेट पर वह वीडियो नहीं देखा था, इसलिए उसने सीधे पूछ लिया। अंकल कपूर, मेरे फोन में ही है ये वीडियो, आप खुद देख लीजिए। पल्लवी ने अपना फोन सीधे रंजन कपूर की तरफ बढ़ा दिया। कुणाल, जिसे भी इस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं था, जल्दी से आगे झुककर स्क्रीन देखने लगा। अगले ही पल बाप बेटे दोनों बिना पलक झपकाए उस वीडियो को देखने लगे। वीडियो खत्म होते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, खासकर कुणाल का। वह रंजीत को बहुत अच्छी तरह जानता था। हालांकि उसने सुना था कि नक्श ने अकेले ही रंजीत और उसके पूरे गैंग को धो डाला है, लेकिन अपनी आंखों से उस मंजर को देखने का असर ही कुछ और था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वीडियो का नज़ारा कुणाल की सोच से बिल्कुल अलग था। उसे लगा था कि अगर नक्श ने रंजीत और उसके आदमियों को अकेले हराया भी होगा, तो उसकी अपनी हालत भी काफी खराब हुई होगी। लेकिन वीडियो में तो नक्श ने ये सब इतनी आसानी से कर दिया था जैसे बच्चों का खेल हो। वहीं दूसरी तरफ रंजन कपूर ये नहीं सोच रहा था कि नक्श ने कितनी आसानी से फाइट जीती, बल्कि वह इस वीडियो के बाहर आने के बाद होने वाले भयानक असर के बारे में सोच रहा था। ये सूरत शहर था। दिन दहाड़े हजारों करोड़ की संपत्ति वाले एक मशहूर अरबपति और देश की एक जानी मानी टीवी होस्ट पर बदमाशों ने हमला कर दिया था। भले ही वह साजिश नाकाम हो गई, लेकिन इस घटना का असर सोच से परे था। पुलिस और प्रशासन पर अब दबाव हद से ज्यादा बढ़ने वाला था। अगर इस साजिश के पीछे बैठे मास्टरमाइंड यानी कुणाल का नाम बाहर आ गया, तो बहुत सख्त और कड़ी कार्रवाई होना तय था। और अगर बात वहां तक पहुंची तो कुणाल के सारे काले कारनामे खुल जाएंगे। कपूर परिवार पूरी तरह सुर्खियों में आ जाएगा और जनता की नजरों के सामने बेनकाब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कपूर परिवार के दुश्मन उन्हें बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। कपूर परिवार जैसी बड़ी फैमिली किसी भी गहरी और निष्पक्ष जांच को नहीं झेल सकती थी। इसके अंजाम के बारे में सोचकर ही रंजन कपूर के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। डायरेक्टर कपूर, अब आपका क्या ख्याल है? क्या अब हम शेयर्स के अधिग्रहण के बारे में बात कर सकते हैं? माहौल को बिल्कुल सही देखते हुए नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रंजन कपूर ने कुछ पल गहराई से सोचा और फिर गंभीर चेहरे के साथ सिर हिला दिया। क्या? ये देखकर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप में किसी पद पर नहीं था, लेकिन वह अपने परिवार के लिए इस ग्रुप की अहमियत बहुत अच्छे से जानता था। उसकी अपनी कंपनी और परिवार के बाकी सारे बिजनेस इसी ग्रुप के भरोसे चलते थे। अगर उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए तो कपूर परिवार की ताकत आधी रह जाएगी। इसीलिए जब नक्श ने शेयर्स खरीदने का प्रस्ताव रखा था, तो कुणाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतनी जल्दी मान जाएंगे। अपने पिता का बदला हुआ रुख देखकर उसे गहरा झटका लगा। रंजन कपूर ने अपने नालायक बेटे को गुस्से से घूरा और मन ही मन कोसा, अगर तेरी वजह से ये मुसीबत ना आई होती तो आज हमें इस तरह झुकना नहीं पड़ता। हालांकि मौजूदा हालात में रंजन कपूर अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकता था। उसने इस हिसाब को बाद के लिए बचा कर रख लिया। डायरेक्टर नक्श, मुझे सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप से सच में बहुत लगाव है। क्या आप मेरे लिए 12% शेयर्स में से आधे शेयर्स छोड़ सकते हैं? रंजन कपूर जानता था कि शेयर्स बेचना मजबूरी है, लेकिन वह सारे शेयर्स नहीं बेचना चाहता था क्योंकि उनके परिवार के कई बिजनेस इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। अगर सारे शेयर्स हाथ से निकल गए तो ग्रुप से जुड़ी उनकी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए उसे उम्मीद थी कि कुछ शेयर्स उसके पास रह जाएं। नक्श ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि डायरेक्टर कपूर किस बात को लेकर परेशान है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, भले ही कपूर परिवार के पास ग्रुप के शेयर्स ना रहें, फिर भी कपूर परिवार से जुड़ी कंपनियों के साथ ग्रुप का काम बंद नहीं होगा। ये रंजन कपूर के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। नक्श के रवैये से साफ था कि सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी।
नक्श, हमें अपनी हद से ज्यादा मत उकसाओ। अगर हम शेयर्स नहीं बेचेंगे तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? जबरदस्ती का सौदा यहाँ नहीं चलेगा। कुणाल के अंदर पहले से ही गुस्सा उबल रहा था। अब नक्श को अपने परिवार के सारे शेयर्स छीनते देख वह खुद को रोक नहीं पाया और भड़क उठा। हरामजादे, अपनी जुबान बंद रख। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, रंजन कपूर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में चिल्लाकर कुणाल को चुप करा दिया। अगर वहां नक्श और पल्लवी मौजूद न होते तो वह आगे बढ़कर अपने इस निकम्मे बेटे को 4-5 थप्पड़ जड़ देता। तू खुद ये मुसीबत सिर पर लाया है और अब भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। बिल्कुल ही दिमाग नहीं है तेरे अंदर। साफ था कि कुणाल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीडियो के वायरल होने से कैसी आफत आने वाली है। डांट खाने के बाद कुणाल सहम गया। अपने पिता के सामने जुबान लड़ाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह बस जहरीली नजरों से नक्श को घूरता रहा। लगता है मिस्टर कुणाल ने अभी जो माफी मांगी थी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। नक्श ने कंधे उचकाए और फिर रंजन कपूर की तरफ देखकर बोला, पहले मैं आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे देने की सोच रहा था, लेकिन अब इस 12% शेयर्स के लिए मैं सिर्फ 10,000 करोड़ का ऑफर दूंगा। घर जाए और आराम से सोच लीजिए। आपके पास पूरे 1 दिन का समय है। हाँ, ये समय मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अब पुलिस आपको सोचने का इतना समय देती है या नहीं, ये अलग बात है। इतना कहकर नक्श अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पल्लवी, चलो मीटिंग में चलते हैं। सीईओ वर्मा और बाकी सब काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी, चलिए। पल्लवी ने सिर हिलाया और तुरंत नक्श के पीछे पीछे चेयरमैन ऑफिस से बाहर निकल गई। 10,000 करोड़, डायरेक्टर नक्श, ये रकम बहुत कम है। रंजन कपूर ने बदरंग चेहरे के साथ नक्श की पीठ की तरफ देखकर आवाज लगाई। लेकिन नक्श ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। पापा, हम शेयर्स नहीं बेचेंगे, बात खत्म। मैं देखता हूं ये हमसे जबरदस्ती कैसे शेयर्स खरीदता है। नक्श और पल्लवी के आंखों से ओझल होते ही कुणाल ने दांत पीसते हुए कहा। चटाक। कुणाल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रंजन कपूर का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आ पड़ा। थप्पड़ इतना भारी था कि कुणाल का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिरते गिरते बचा। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? कुणाल ने अपना गाल हाथ से दबाते हुए रुआंसे चेहरे से पूछा। क्यों मारा? मेरा बस चले तो मैं जान से मार दूं तुझे, निकम्मे इंसान। एक दिन हमारा कपूर परिवार तेरे ही हाथों बर्बाद होगा। रंजन कपूर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। पापा, मैं भी तो परिवार के भले के लिए ही बोल रहा हूं। जब शेयर्स हमारे हाथ में रहेंगे तो वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा? गाल पर हाथ रखे कुणाल ने पूछा। रंजन कपूर ने सिर पीट लिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो उसे ऐसा बेवकूफ बेटा मिला। तुझमें अभी भी ये पूछने की हिम्मत है कि शेयर्स ना बेचने से क्या नुकसान होगा? अगर तूने ये बेवकूफ़ी ना की होती तो क्या आज हम इतने कमजोर हालात में होते? रंजन कपूर ने गुस्से से होंठ भींचे और कुणाल के चेहरे की तरफ उंगली उठाकर बोला, तूने अभी वह वीडियो देखा ना? तुझे पता भी है उस वीडियो का नतीजा क्या होगा? क्या? कुणाल की बोलती बंद हो गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर बोला, नक्श उस वीडियो की वजह से मशहूर हो गया है। वह इंटरनेट का बहुत बड़ा स्टार बन गया है। रंजन कपूर निशब्द रह गया। वह समझ गया कि इस गधे को अभी भी वीडियो की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं है। मैं तुझे बताता हूं कि उस वीडियो के वायरल होने का असली मतलब क्या है। जब जनता और मीडिया का ध्यान इस केस पर जाएगा तो सूरत की पुलिस और सरकार पर भारी दबाव बनेगा। इसलिए जनता को जवाब देने के लिए वे इस केस को बहुत तेजी से सुलझाएंगे। और तू, जो इस साजिश के पीछे बैठा है, बहुत जल्द सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। हमारा कपूर परिवार पूरे देश की नज़रों में खलनायक बन जाएगा। इस केस की गंभीरता और समाज पर इसके असर को देखते हुए पुलिस और अदालत इस मामले में कोई रहम नहीं दिखाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि तुझे अपनी जिंदगी के कई साल जेल की सलाखों के पीछे काटने पड़ेंगे। क्या ये? रंजन कपूर की पूरी बात सुनने के बाद कुणाल के होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक वीडियो का इतना खतरनाक असर हो सकता है। उसे वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने की उतनी चिंता नहीं थी, लेकिन अपने पिता के मुंह से लंबी जेल की सजा की बात सुनकर उसकी रूह कांप गई। जेल जाने का ख्याल ही कुणाल के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। वह सदमे से सुन्न पड़ गया। इतना बुरा तो नहीं हो सकता ना पापा? कुणाल ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता कोई दूसरा रास्ता बताएंगे।
लेकिन रंजन कपूर ने साफ सिर हिला दिया, अगर हम शेयर्स बेचने के लिए राजी नहीं हुए तो तेरा जेल जाना तय है। तो फिर हम बेच देते हैं। कुणाल ने तुरंत अपना रंग बदल लिया। अब उसके चेहरे का सारा घमंड गायब हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहता था। जेल जाने के मुकाबले परिवार के शेयर्स बेचना उसे 1000 गुना बेहतर लगा। पापा, हम शेयर्स बेच देते हैं। मैंने सुना है आजकल कैश ही सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास भारी मात्रा में कैश रहेगा तो हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। कुणाल अब उल्टे अपने पिता को ही समझाने लगा। उसकी बात सुनकर रंजन कपूर ने निराशा से आंखें फेर ली। लालाज, उसका ये बिगड़ा हुआ बेटा सच में लालाज था। इतना डरपोक और कमजोर। अगर तुझमें इतनी ही बुजदिली थी तो इतना बड़ा पंगा लिया ही क्यों? और अब देख कितना बड़ा रायता फैला दिया है। सच कहा जाए तो अगर कुणाल के पकड़े जाने से पूरे कपूर परिवार की इज्जत और कारोबार दांव पर न लगता तो रंजन कपूर इस निकम्मे बेटे को उसके हाल पर छोड़ देता। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कुणाल उसका बेटा था और अनजाने में उसने कपूर परिवार को इस कदर फंसा दिया था कि वे सब एक ही नाव में सवार थे। अगर रंजन कपूर ने इस वक्त मामला नहीं संभाला तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए परिवार की सुरक्षा और शांति के लिए उसे नक्श की शर्त माननी ही होगी। सारे शेयर्स उसे बेचकर इस पूरे मामले को खुद ही रफा दफा करना होगा। इसी तरीके से कपूर परिवार पर आया ये संकट टल सकता था। लेकिन 10,000 करोड़ की रकम सच में बहुत कम थी। सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की मौजूदा मार्केट वैल्यू लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये थी। उस हिसाब से 12% शेयर्स की कीमत करीब 18,000 करोड़ रुपये बनती थी और नक्श ने सीधे 10,000 करोड़ का ऑफर दे दिया था। ये तो ऐसा था जैसे नक्श हाथ में तलवार लेकर उनकी गर्दन पर बैठ गया हो। सेकेंड हैंड मार्केट के मोल भाव करने वालों से भी ज्यादा कठोर। हालांकि इस कीमत पर आगे बात हो सकती थी। 10,000 करोड़ सच में बहुत कम था, लेकिन इससे नक्श का सख्त रवैया साफ नजर आ रहा था। वह बात की बातचीत में थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा भी सकता था, लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं आने वाला था। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के लगभग सारे बड़े अधिकारी मौजूद थे। नक्श खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था और अब ऐसी मीटिंग्स उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। मुख्य कुर्सी पर बैठकर वह बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। इस मीटिंग के साथ ही नक्श आधिकारिक तौर पर सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का नया चेयरमैन बन चुका था। सबने खड़े होकर तालियां बजाईं और महेश वर्मा की अगुवाई में तालियों की गूंज पूरे कमरे में गूंज उठी। नक्श ने एक छोटा सा भाषण दिया और फिर आराम से मुख्य कुर्सी पर टिककर बैठ गया। वह सारे अधिकारियों का परिचय सुनता रहा और मन ही मन अपनी खास स्किल पारखी नजर से उनकी काबिलियत को परखता रहा। जिस भी अधिकारी में काम करने की अच्छी क्षमता दिखती, नक्श उसका नाम अपने दिमाग में नोट कर लेता। वह आगे चलकर कंपनी में काबिल लोगों को ज्यादा जिम्मेदारियां देने की योजना बना रहा था, ताकि कंपनी एक सही और मजबूत दिशा में आगे बढ़ सके। मीटिंग खत्म हुई। नक्श अपने चेयरमैन ऑफिस की तरफ वापस लौटा। ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसने देखा कि रंजन कपूर और कुणाल दोनों बाप बेटे रिसेप्शन के वेटिंग एरिया में सोफे पर बैठे थे। डायरेक्टर नक्श, मैंने सोच लिया है। आइए कीमत को लेकर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। नक्श को आता देख रंजन कपूर जल्दी से उठकर उसके पास आया। हम मेरे ऑफिस में बात करते हैं। नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई कि कपूर बाप बेटे अभी तक गए नहीं थे। कुणाल भले ही बेवकूफ था, लेकिन रंजन कपूर एक समझदार इंसान था। वह जानता था कि अब एक एक पल कीमती है। नक्श ने भले ही एक दिन का समय दिया था, लेकिन उनके पास इंतजार करने का समय बिल्कुल नहीं था। जब नक्श मीटिंग में था, उस दौरान रंजन कपूर ने मोबाइल पर इंटरनेट चेक किया था। जैसा उसने सोचा था, 2 घंटे से भी कम समय में ये घटना इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नंबर 1 ट्रेंड बन चुकी थी। कई न्यूज चैनल और ब्लॉगर्स इस मामले पर लगातार वीडियो बना रहे थे, जिससे खबर की आग तेजी से फैलती जा रही थी। यहां तक कि सूरत पुलिस हेडक्वार्टर को भी एक आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा था, जिसमें घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि मामले की तेजी से जांच चल रही है। सूरत पुलिस के सोशल मीडिया पेज के कमेंट सेक्शन में लोग लगातार केस के बारे में सवाल पूछ रहे थे। कई लोगों ने तो कमेंट्स में ही रणजीत और उसके बदमाशों को सजा सुनानी शुरू कर दी थी। हालात को बिल्कुल अपनी सोच के मुताबिक बिगड़ते देख रंजन कपूर की बेचैनी आसमान छूने लगी थी। समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा था, इसीलिए वह अब 1 मिनट की भी देरी नहीं करना चाहता था।
एक बार फिर वे चेयरमैन ऑफिस के अंदर पहुंचे। नक्श और रंजन कपूर के बीच शेयर्स के सौदे को लेकर औपचारिक बातचीत हुई और आखिरी कीमत 13,000 करोड़ रुपये पर तय हुई। हालांकि यह नक्श के शुरुआती ऑफर से 3,000 करोड़ ज्यादा था, फिर भी कपूर परिवार के लिए यह अपने ही शरीर का टुकड़ा काटने जैसा भारी नुकसान था। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे चारों तरफ से घिर चुके थे। अगर वे सौदा नहीं करते तो नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता। हालांकि रंजन कपूर ने अपने लिए कुछ शर्तें मनवा ली थीं, जैसे कि उसकी कंपनी और सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के बीच चल रहे काम को बंद नहीं किया जाएगा, और उसने यह बात कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवा ली। इस शर्त से नक्श को कोई परेशानी नहीं थी। आखिर भविष्य में किसी काम को बंद करने के कई बहाने मिल ही जाते हैं। फिलहाल सबसे जरूरी काम शेयर्स अपने नाम करना था। जैसे जैसे वीडियो की लोकप्रियता आसमान छू रही थी, इस घटना पर जनता का ध्यान भी बढ़ता जा रहा था। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस मौके का फायदा उठाकर अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने में लगे हुए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये किसी फिल्म की शूटिंग है, तो कुछ का कहना था कि नक्श अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बहाने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। खैर, वीडियो वायरल होने के साथ ही इंटरनेट पर हर तरह की बातें चल रही थीं। अफवाहों को हद से ज्यादा बढ़ते देख सूरत सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना की सच्चाई बताते हुए एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया। चूंकि मामला अभी जांच के दायरे में था, इसलिए पुलिस ने सीमित जानकारी ही दी, लेकिन अफवाहों को रोकने के लिए इतना ही काफी था। पुलिस का बयान सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। अरे बाप रे, ये घटना तो सच में असली है। पुलिस ने भी मुहर लगा दी, डायरेक्टर नक्श सच में मार्शल आर्ट्स जानते हैं। एक बंदा 10 लोगों पर भारी। मुझे तो लगता था ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। क्या डायरेक्टर नक्श किसी को अपना चेला बनाएंगे? मुझे भी 10 लोगों को पीटना सीखना है। एक ऐसा अरबपति जो खतरनाक फाइटर भी है, ये तो हद से ज्यादा कूल है। हीरो ने खूबसूरत लड़की की जान बचाई। फिल्में भी ऐसा सीन बनाने से डरती हैं। अगर मैं पल्लवी होती तो डायरेक्टर नक्श से ही शादी कर लेती। सच कहूं तो डायरेक्टर नक्श शायद पल्लवी में कोई खास दिलचस्पी ना रखते हों। उनके जैसे अरबपति के पास खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। पहले खबर नहीं आई थी क्या कि डायरेक्टर नक्श की कई गर्लफ्रेंड्स हैं। एक और आ भी जाए तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। मुझे तो सच में ये सोचकर हंसी आ रही है कि उन बदमाशों पर क्या बीत रही होगी। इतनी लंबी प्लानिंग की, 10-12 लोग जुटाए, और आखिर में नक्श ने अकेले ही सबको धो डाला। बदमाश, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। नक्श, मैंने तुम सबको अकेले ही घेर लिया है। पुलिस के इस बयान ने साबित कर दिया कि नक्श ने सच में अकेले 10 लोगों का मुकाबला किया था। रहस्यमयी सीईओ के टैग के बाद अब जनता ने उन्हें एक नया नाम दे दिया था, मार्शल आर्ट्स सीईओ। जब नक्श सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के ऑफिस से बाहर निकला तो ग्रुप में उसकी हिस्सेदारी 66% से बढ़कर 78% हो चुकी थी। अब पूरा ग्रुप मजबूती से उसकी मुट्ठी में था। वहीं दूसरी तरफ कपूर परिवार को ग्रुप के सत्ता केंद्र से पूरी तरह बाहर खदेड़ दिया गया था। पापा, अब मैं सच में सुरक्षित हूं ना? टीवी बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद कुणाल ने भारी घबराहट के साथ पूछा। जब से उसने घटना का वीडियो देखा था, वह लगातार इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में था कि आम लोगों की नजरें इसी पर टिकी थीं, जो कि इस साजिश के मास्टरमाइंड कुणाल के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं थी। जितना ज्यादा ध्यान इस केस पर होगा, पुलिस पर उतना ही ज्यादा दबाव रहेगा, और ऐसे में किसी पहचान या सिफारिश का काम करना नामुमकिन था। इतने हाई प्रोफाइल मामले में कौन अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर किसी को बचाने की हिम्मत करेगा? ऊपर से नक्श और वर्मा परिवार उनके खिलाफ थे। ऐसे में पीछे से खेल करना असंभव था, क्योंकि वे दोनों ही कोई आम नागरिक नहीं थे जिन्हें आसानी से दबाया जा सके। चटाक, रंजन कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बार फिर हाथ उठा दिया। वह काफी देर से गुस्से से उबल रहा था और सोच रहा था कि गाड़ी में बैठकर इस नालायक बेटे की अच्छी खबर लेगा। लेकिन कुणाल को अभी भी सिर्फ अपनी ही फिक्र करते देख रंजन कपूर का गुस्सा बेकाबू हो गया। कपूर परिवार ने 2 पीढ़ियों की मेहनत से ग्रुप में जो शेयर्स जुटाए थे, वे आज ही के दिन हाथ से निकल गए थे। जाहिर था कि रंजन कपूर के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था, इसलिए इस बार उसने हाथ मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी नज़र में कुणाल जैसी औलाद इसी लायक थी। सिर्फ गाल पर थप्पड़ ही क्या, अगर उसकी दोनों टांगें भी तोड़ दी जाती तो भी वह कम होता। आज ये दूसरी बार था जब कुणाल को सबके सामने मार पड़ी थी,
और उसका रिएक्शन पहले जैसा ही था, वह बस रुआ से चेहरे से अपना गाल पकड़कर खड़ा रहा। कुणाल में अपने पिता रंजन कपूर के सामने बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसकी ऐशो आराम की जिंदगी की डोर उसके पिता के हाथों में ही थी। अगर रंजन कपूर उसका जेब खर्च बंद कर दे तो कुणाल को सड़क पर आना पड़ेगा। इसलिए वह अपने पिता के सामने सिर उठाने की सोच भी नहीं सकता था। थप्पड़ मारने के बाद रंजन कपूर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कुणाल को नफरत भरी नजरों से देखा और ठंडी आवाज में बोला, अगर मुसीबत से इतना ही डर लगता है तो अपनी औकात में रहना सीख। मुझे लगता है तुझे कुछ महीने घर में कैद रखना ही पड़ेगा, तभी तुझे अक्ल आएगी। रंजन कपूर ने एक ऐसे पिता की तरह बड़बड़ाते हुए कहा जो अपनी औलाद की हरकतों से टूट चुका हो। अपने पिता की बात सुनकर कुणाल की अटकी हुई सांस में सांस आए। हालांकि उसके पिता की बातें कड़वी थीं और वह लगातार गालियां दे रहे थे, लेकिन उनके लहजे से कुणाल समझ गया कि अब उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। कुणाल ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाकर कहा। उम्मीद है तेरी बात सच हो। रंजन कपूर ने निराशा से सिर हिलाया। वह अपने इस बड़े बेटे से बहुत पहले ही सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। उसने कुणाल को साफ साफ समझा रखा था कि कोई नया बिजनेस शुरू करने का नाटक मत कर, बाकी जो मर्जी आए कर। आखिर कपूर परिवार के पास इतना पैसा था कि कुणाल बिना कुछ किए भी कई जन्मों तक ऐश कर सकता था। बातें करते करते दोनों बाप बेटे पार्किंग लॉट तक पहुंच गए। कुणाल ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पिता के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। आज की घटना ने सच में उसकी रूह कांपा दी थी। अगर उसके पिता ने सही समय पर मामला ना संभाला होता तो शायद अब तक पुलिस उसे हथकड़ी पहना चुकी होती। अब ये पूरा मामला सन्नी पर डाल दिया जाएगा और वही इस पूरे खेल का मोहरा बनेगा। मैंने वकीलों से बात कर ली है, वे पुलिस स्टेशन जाकर सन्नी से मिलेंगे और उसे समझा देंगे। गाड़ी में बैठते हुए रंजन कपूर ने माथे पर बल डालकर कहा। समझाने का मतलब साफ था, सन्नी को अपनी मुंहमांगी कीमत बताने के लिए कहना, ताकि वह इस पूरे मामले का इकलौता जिम्मेदार बन जाए। अरे मिस्टर कुणाल, हम फिर मिल गए। कुणाल जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला था, तभी पास वाली पार्किंग में खड़ी एक मर्सिडीज का दरवाजा खुला और चेतन ने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कुणाल की तरफ हाथ हिलाया। आज सूरत के सबसे रईस बाप के बेटे चेतन का मूड 7वें आसमान पर था। जब उसने नक्श का साथ देने और उसका चेला बनने का फैसला किया था तो वह एक तरह का दांव ही था। उसे तब तक अंदाजा नहीं था कि उसका गुरुजी असल में कितना ताकतवर है। खासकर कल जब शाही दरबार रेस्टोरेंट की पार्किंग में नक्श और कुणाल का आमना सामना हुआ था। उस पल चेतन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था कि उसे किसका साथ देना चाहिए। आखिर कपूर परिवार का सूरत शहर में बहुत बड़ा दबदबा था और नक्श इस शहर में नया था। यहाँ उसकी कोई खास पहचान या नेटवर्क नहीं था, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने नक्श को ही चुना। उसे महसूस हुआ था कि उसके गुरुजी के अंदर एक ऐसी बात है जो कुणाल जैसे लोगों में कभी नहीं हो सकती। और आज साबित हो गया कि चेतन का दांव बिल्कुल सही था। आज नक्श ने दिखा दिया कि असली शेर कौन है। इसीलिए इस वक्त चेतन का अभिवादन सुनने में भले ही विनम्र लग रहा था, लेकिन उसमें एक गहरा ताना छुपा हुआ था। आखिर कुणाल हमेशा चेतन को सिर्फ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी समझकर नीची नजर से देखता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुणाल ने सख्त चेहरे के साथ पूछा। अपने गुरुजी का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने आज पुलिस को एक बहुत बड़ा केस सुलझाने में मदद की है, बस अभी बाहर आते ही होंगे। चेतन सच में नक्श के लिए ही आया था। उन दोनों के बीच कल ही तय हुआ था कि चेतन सूरत शहर में नक्श का गाइड बनेगा। गाइड वाली बात ना भी होती तो भी एक चेला होने के नाते चेतन अपने गुरुजी से जुड़े इतने बड़े मामले से दूर कैसे रह सकता था। चेतन का जवाब सुनकर कुणाल ने गुस्से से नाक फुलाए और बिना कोई जवाब दिए गाड़ी के अंदर बैठ गया। चेतन ने गर्व से कंधे उचकाए। कुणाल को इस तरह जलील होते देख उसे मन ही मन बहुत सुकून मिल रहा था। कपूर परिवार की गाड़ी के वहां से निकलते ही चेतन ने एक सिगरेट जलाए और धुएं के छल्ले उड़ाते हुए इंस्टाग्राम पर नक्श के वीडियो देखने लगा। तभी बेहद स्टाइलिश कपड़ों में दो खूबसूरत लड़कियां उसकी गाड़ी के सामने से गुजरी। चेतन की नजरें अपने आप उन दोनों पर टिक गईं। वह मन ही मन तारीफ किए बिना नहीं रह सका। पिछले कुछ दिनों में इस शहर में खूबसूरत लड़कियों की तादाद अचानक कैसे बढ़ गई है। ये दोनों तो तनीषा से भी कम नहीं लग रही हैं। अरे बाईं तरफ वाली लड़की तो किसी विदेशी मूल की लग रही है, रंग कितना गोरा है। हालांकि इस वक्त चेतन का उनसे बात करने का कोई इरादा नहीं था, वह बस मन ही मन उनकी खूबसूरती का अंदाजा लगा रहा था।
और वे दोनों खूबसूरत लड़कियां उसकी नजरों से बेखबर धीरे धीरे टीवी बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। रिया, क्या तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रही हो? कहावत है ना कि खुद चलकर आने वाले की कोई कदर नहीं होती। तुम जितना ज्यादा आगे से पहल करोगी, सामने वाला तुम्हें उतना ही कम महत्व देगा। गोरे रंग और सुनहरे बालों वाली विदेशी मूल की लड़की ने चलते हुए कहा। अरे, ये कौन सा जमाना चल रहा है? पहल करने में क्या बुराई है? अच्छे लड़कों को तो झपट लेना चाहिए। और तुम तो खुद आधी फ्रेंच हो। क्या फ्रांस में ऐसा नहीं कहते कि जो अपनी पसंद को छीन ना सके वह असली फ्रेंच नहीं? रिया वर्मा ने हंसते हुए मजाक किया। वह विकास वर्मा की बेटी थी और वर्मा परिवार ने कल ही नक्श के साथ रिश्ते की बात चलाई थी। जब पल्लवी ने शादी से मना कर दिया तो महेश वर्मा और महिमा वर्मा का ध्यान विकास वर्मा की बेटी रिया पर गया। वह हाल ही में फ्रांस से पढ़ाई पूरी करके लौटी थी, बेहद खूबसूरत थी और इस साल सिर्फ 24 साल की थी। महेश वर्मा और महिमा वर्मा की नज़र में उनकी ये भतीजी नक्श का दिल जीतने के लिए बिल्कुल सही थी। विकास वर्मा ने भी अपनी बेटी का पूरा साथ दिया। वह नक्श की बहुत इज्जत करता था और चाहता था कि उसकी बेटी के दिल में नक्श के लिए जगह बने। अगर उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ जाता तो विकास वर्मा से ज्यादा खुश कोई नहीं होता। इसीलिए कल रात विकास वर्मा खास तौर पर अपनी बेटी के घर गया और इस बारे में उससे विस्तार से बात की। कल रात जब रिया ने ये सब सुना तो उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई। विदेश से पढ़कर लौटी एक आज़ाद ख्याल लड़की होने के नाते किसी अरेंज मैरिज के लिए आसानी से मान जाना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने बस अपने पिता का मन रखने के लिए हाँ कह दी थी। उसने सोचा था कि जब समय मिलेगा तो नक्श से एक बार मिल लेगी और फिर अपने पिता से कह देगी कि उनकी जोड़ी सही नहीं है। लेकिन करीब 1 घंटे पहले विकास वर्मा ने उसे वह वीडियो भेजा। वीडियो देखने के बाद रिया का फैसला पूरी तरह बदल गया। सबसे पहली बात, उसने सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान से उसके पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं वह इतना ज्यादा हैंडसम होगा। दूसरी बात, उसका होने वाला पति हद से ज्यादा ताकतवर था। अकेले 10 लोगों को मार गिराया। उसकी फाइटिंग स्किल्स तो सच में कमाल की थीं। और जिस इंसान में इतने गजब के मार्शल आर्ट्स स्किल्स हों उसकी शारीरिक ताकत और फिटनेस भी बेहतरीन होगी। ऊपर से नक्श हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक था। रिया को अचानक एहसास हुआ कि इस इंसान में कोई भी कमी नहीं है। इसलिए जो रिया कल रात तक बिल्कुल बेपरवाह थी, अब अचानक पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो गई थी। उसने अपने पिता से नक्श का व्हाट्सएप नंबर मांगा, लेकिन नक्श ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। फिर भी वह पीछे नहीं हटी। उसने अपने पिता से नक्श का शेड्यूल पता किया और सीधे टीवी टावर पहुंच गई। वह नक्श से आमने सामने बात करने का मन बना चुकी थी। उसके साथ चल रही विदेशी मूल की लड़की उसकी पक्की सहेली अनायरा शर्मा थी, जिससे रिया की मुलाकात फ्रांस में पढ़ाई के दौरान हुई थी। अनायरा की मां फ्रेंच थी, लेकिन उसने फ्रांस की नागरिकता नहीं ली थी और कुछ साल इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर वहीं पढ़ाई की थी। वह भी लगभग रिया के साथ ही भारत वापस लौटी थी। फिलहाल वे दोनों मिलकर एक नया बिजनेस शुरू कर रही थीं और उन्होंने एक छोटा सा क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया था। उनके जैसे रईस परिवारों के बच्चों के लिए ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप शुरू करना बहुत आम बात थी। अगर वे 2-4 बार फेल भी हो जाएं, तो भी उनके परिवारों के लिए वह नुकसान समुद्र में एक बूंद के बराबर था। अमूमन वर्मा परिवार या कपूर परिवार जैसे बड़े घराने अपने बच्चों को बिजनेस करने के लिए बढ़ावा देते हैं, बशर्ते वे एक ही बार में अपना सारा पैसा दांव पर ना लगा दें। क्योंकि समझदार लोग जानते हैं कि नए बिजनेस के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे छोटे प्रयोगों में कुछ करोड़ रुपये डूब भी जाएं, तो वर्मा परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अनुभवों से बच्चे तेजी से सीखते हैं, इसलिए वर्मा परिवार इस नुकसान को उनकी पढ़ाई के खर्च की तरह देखता है। फिलहाल रिया और अनायरा का क्लॉथिंग ब्रांड घाटे में चल रहा था और उन्होंने इसे ज्यादा से ज्यादा 2 साल और चलाने का फैसला किया था। अगर 2 साल में कंपनी फायदे में नहीं आई तो वे इसे बंद कर देंगी। मैं कोई फ्रेंच नहीं हूं, उनकी आदतों से मेरा क्या लेना देना, अनायरा ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर मजाक के लहजे में बोली, लेकिन अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो कल को मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुरा लूं तो मुझे दोष मत देना। हमारी दोस्ती में किसी को चुराने की क्या जरूरत है? बस थोड़ा इंतजार करो, जब मैं इससे बोर हो जाऊंगी तो तुम्हें उधार दे दूंगी। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया। वाह, इसे कहते हैं सच्ची सहेली। अनायरा ने प्यार से रिया का हाथ पकड़ लिया और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, उधार क्यों, हम दोनों शेयर कर लेंगे। हम दोनों को कौन अलग कर सकता है? ये सुनकर रिया जोर से हंस पड़ी। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, बस डर है कि बेचारे में इतनी ताकत ही ना बचे।
ये बात भी सही है। अनायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, अंकल वर्मा ने बताया था ना कि वह 35 साल के हैं। मतलब काफी उम्र हो चुकी है। सिर्फ फाइटिंग आने का ये मतलब नहीं है कि इंसान हर मामले में मजबूत हो। इसलिए इस अरेंज मैरिज वाले मामले में थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। अनायरा को वैसे भी अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट कुछ खास पसंद नहीं था। उसके परिवार वालों ने भी उसकी कई लड़कों से मुलाकात करवाई थी, लेकिन कोई भी ढंग का नहीं निकला। कम से कम उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। वे दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रही थीं। पक्की सहेलियों के बीच बातचीत का दायरा हमेशा बेबाक होता है। बातों बातों में वे टीवी टावर के अंदर पहुंच गईं। मैडम, क्या आप किसी से मिलने आई हैं? या फिर किसी ऑडिशन के लिए आई हैं? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उन्हें रोक लिया। सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के सारे कर्मचारियों के पास आईडी कार्ड होता था, इसलिए यह पहचानना आसान था कि कौन बाहर का है। हाँ, हमें किसी से मिलना है। हम डायरेक्टर नक्श से मिलना चाहते हैं। रिया ने बिना घुमाए फिराए सीधे कहा। अरे, डायरेक्टर नक्श से? रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हैरान रह गई। ग्रुप के नए डायरेक्टर नक्श ने आज ही तो पद संभाला था, उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई उनसे मिलने भी आ जाएगा। क्या आपका उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट है? उसने पूछा। नहीं, रिया ने सिर हिलाया, लेकिन फिर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाकर बोली, लेकिन मैं तुम्हारे चेयरमैन की होने वाली पत्नी हूँ। क्या, चेयरमैन की पत्नी? रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ गए। उसने रिया को सिर से पैर तक ध्यान से देखा। रिया ने ऊपर से नीचे तक महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। रिसेप्शनिस्ट को यह नहीं पता था कि नए चेयरमैन शादीशुदा हैं या नहीं, इसलिए एक पल के लिए वह सच में रिया की बात पर यकीन कर बैठी। हालांकि वह कोई नौसिखिया नहीं थी। थोड़ी हैरानी के बाद उसे रिया के दावे पर शक होने लगा। अगर आप सच में चेयरमैन की पत्नी हैं, तो आप सीधे उन्हें फोन क्यों नहीं कर लेती? तभी लिफ्ट की तरफ से कदमों की आवाज आई और नक्श तथा पल्लवी एक साथ चलते हुए उधर आ रहे थे। नमस्ते, डायरेक्टर नक्श। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से झुककर उनका अभिवादन किया, फिर कनखियों से रिया की तरफ देखा, जैसे सोच रही हो, अब आपके पति आ गए हैं, उम्मीद है आप उन्हें पहचानना नहीं भूलेंगी। पल्लवी दीदी। रिया ने नक्श को तुरंत पहचान लिया था। आज सुबह से इंटरनेट पर हर जगह उसी का चेहरा छाया हुआ था, और उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो वीडियो में थे। लेकिन रिया ने पहले नक्श को नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए पल्लवी को आवाज लगाई। उन दोनों बहनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। फ्रांस से लौटने के बाद वे अक्सर साथ में शॉपिंग करने और खाना खाने जाती थीं। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पल्लवी के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसने सोचा नहीं था कि यहाँ अपनी चचेरी बहन से मुलाकात होगी। बस पापा ने किसी काम से भेजा है। रिया ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर अपनी नजरें नक्श की तरफ घुमा ली। नमस्ते, डायरेक्टर नक्श। मैं विकास वर्मा की बेटी हूँ, मेरा नाम रिया है। वीडियो के मुकाबले असल जिंदगी में नक्श कहीं ज्यादा हैंडसम और जवां लग रहा था। रिया को अपने पिता की यह पसंद सच में बहुत अच्छी लगी। विकास भाई की बेटी, उस हिसाब से तो तुम्हें मुझे अंकल बुलाना चाहिए। नक्श मुस्कुरा दिया। वह और विकास वर्मा एक दूसरे को भाई कहकर बुलाते थे, और वह रंगीन मिजाज इंसान तो नक्श के साथ गहरी दोस्ती निभाने का वादा भी कर चुका था। अरे, रिया एक पल के लिए चौंकी, फिर मीठी आवाज में बोली, ठीक है अंकल नक्श। मुस्कुराते हुए बात करते समय रिया ने मन ही मन सोचा, तो आपको ऐसा अंदाज पसंद है? अंकल कहलवाना अच्छा लगता है ना? कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वही बुला लूंगी। रिया उन लड़कियों में से थी जिनकी सोच बहुत आधुनिक और खुली हुई थी। आखिर उसके पिता खुद बहुत आजाद ख्याल इंसान थे, और उनका असर रिया पर भी था। ऊपर से उसने फ्रांस में कई साल बिताए थे। रिया, तुम्हारे इस तरह बोलने से मुझे अजीब लग रहा है। पल्लवी से रहा नहीं गया और उसने अपनी बहन को घूरते हुए कहा। हे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। दीदी, आप भी इन्हें अंकल क्यों नहीं बुला लेती? रिया ने कंधे उचकाते हुए मजाक किया। पल्लवी निशब्द रह गई। वह थोड़े पारंपरिक विचारों की थी, उसके लिए नक्श को अंकल कहना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था। अंकल नक्श, आप और पल्लवी दीदी अब कहाँ जा रहे हैं? रिया ने फिर पूछा। मैं तो वापस टीवी स्टेशन जा रही हूँ। डायरेक्टर नक्श कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, पल्लवी ने जवाब दिया। मैं सूरत स्टेडियम जाने की सोच रहा हूँ। नक्श माय आइडल शो की टीम से मिलने जाने वाला था। आज उनकी टीम सूरत स्टेडियम में अपने फाइनल एपिसोड की शूटिंग कर रही थी। सुना था कि शो की रिकॉर्डिंग देर रात तक चलने वाली थी, और नक्श वहां जाकर महारानी रिया और मासूम कली महक का हौसला बढ़ाना चाहता था।
क्या आज सूरत स्टेडियम में कोई मैच है? रिया ने नक्श की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। नहीं, नक्श ने सिर हिलाया। वहां माय आइडल की रिकॉर्डिंग चल रही है। माय आइडल, वह तो आजकल काफी मशहूर टैलेंट शो है ना। रिया भी कभी कभार टीवी शोज देख लेती थी, लेकिन वह किसी शो के पीछे पागल नहीं रहती थी। हालांकि माय आइडल हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था और उसने भी इसके कुछ एपिसोड देखे थे। हाँ, नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया। अंकल नक्श, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चल सकते हैं? मैं महारानी रिया की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे उनका अभिनय बहुत पसंद है। रिया ने तुरंत एक बहाना ढूंढ लिया। उसे महारानी रिया का एक ऐतिहासिक नाटक सच में पसंद था, हालांकि वह खुद को उनकी बहुत बड़ी फैन नहीं मानती थी। लेकिन ऐसे मौके पर साथ चलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही होता है। ठीक है, चलो, नक्श ने सिर हिला दिया। उसे रिया का स्वभाव बुरा नहीं लगा और वैसे भी वह विकास वर्मा की बेटी थी, तो साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं था। हे थैंक यू अंकल नक्श, मेरा सपना पूरा करने के लिए। रिया ने बहुत खुश होने का नाटक किया और फिर अपनी सहेली अनायरा को आंख मारी, जैसे कह रही हो, अब देखना मैं इसे कैसे अपना बनाती हूँ। वैसे अंकल नक्श, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अनायरा शर्मा है। रिया ने अनायरा की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय कराया और मुस्कुराते हुए जोड़ी, ये फ्रांस से है। चुप रह, मैं भारतीय हूँ। अनायरा ने रिया को घूरा और फिर नक्श से बोली, मेरी माँ फ्रेंच है। ओह नमस्ते। नक्श ने अभिवादन में हल्का सा सिर हिलाया। सच कहा जाए तो अनायरा का रूप रंग रिया से कहीं ज्यादा आकर्षक था। उसका रंग बेहद गोरा था, आंखें बड़ी थीं और उसका विदेशी अंदाज उसे बहुत खास बना रहा था। इस तरह वे सब अच्छे मूड में बिल्डिंग से बाहर निकले। नक्श आज अपनी गाड़ी से नहीं आया था, लेकिन उसका चेला चेतन पहले से ही पार्किंग में इंतजार कर रहा था। नक्श को उस लड़के में दम लग रहा था, इसलिए उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया था। अगर वह अच्छा काम करेगा तो नक्श उसे सच में अपना चेला बना लेगा। गुरुजी, इधर। काफी देर से इंतजार कर रहे चेतन ने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाकर नक्श की तरफ हाथ हिलाया। हालांकि वह मन ही मन बहुत हैरान था। उसने अभी थोड़ी देर पहले रिया और अनायरा को वहां से जाते देखा था और वह सोच रहा था कि ये दोनों खूबसूरत लड़कियां यहाँ क्या करने आई हैं। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वे दोनों नक्श के साथ इस तरह हंसते बोलते हुए बिल्डिंग से बाहर आएंगी, जैसे बहुत पुरानी पहचान हो। वह बस यही सोच सका कि उसका गुरुजी सच में बेमिसाल है। ऐसा लगता था जैसे शहर की हर खूबसूरत लड़की से उनकी कोई ना कोई पहचान है। इस बात ने चेतन के दिल में नक्श का चेला बनने का इरादा और भी पक्का कर दिया। सच तो ये था कि शुरुआत में वह नक्श की लड़कियों का दिल जीतने वाली कला से ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। आज सुबह जब से वह वीडियो सामने आया था, चेतन को लगने लगा था कि वह भी अपने गुरुजी नक्श से मार्शल आर्ट सीख सकता है। अकेले 10 लोगों को धो डाला, ये तो हद से ज्यादा कूल था। और अब तो उसने अपने गुरुजी का लड़कियों का दिल जीतने वाला अंदाज भी अपनी आंखों से देख लिया था। नक्श लंबे कदम भरता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और चेतन ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उसके लिए दरवाजा खोल दिया। मिस्टर नक्श, क्या मैं भी आपकी गाड़ी में बैठ सकती हूँ? रिया वर्मा ने अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। लेकिन उसके बगल में खड़ी अनायरा शर्मा अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। वे दोनों यहाँ एक साथ आई थीं और वह भी रिया की ही गाड़ी में। और अब मेरी पक्की सहेली मुझे अकेले छोड़कर नक्श की गाड़ी में बैठना चाहती है। दोस्ती के नाम पर कलंक है ये लड़की। अनायरा ने मन ही मन अपनी सहेली को कोसा, लेकिन जाहिर था कि वह सबके सामने टोककर रंग में भंग नहीं डाल सकती थी। सच कहूं तो मैं अपनी सहेली की भावना समझ सकती हूँ। आखिर नक्श की हैसियत ही कुछ ऐसी थी। बेहद हैंडसम, ऊपर से हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक, एक रईस अरबपति। शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसे ऐसा मर्द पसंद ना आए। हाँ बिल्कुल, तुम दोनों ही आ जाओ ना, नक्श ने अनायरा शर्मा की तरफ देखते हुए कहा। सच तो ये था कि उसे विदेशी रंग रूप वाली अनायरा रिया वर्मा से कहीं ज्यादा दिलचस्प लग रही थी। हालांकि रिया वर्मा बेहद खूबसूरत थी और उसका फिगर भी कमाल का था, लेकिन नक्श के आगे उसकी कोई खास दाल गलने वाली नहीं थी। राजकोट की खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही छोड़ दें, सूरत में ही नक्श की साली मान्या और मासूम कली महक खूबसूरती के मामले में रिया वर्मा से कहीं आगे थी। इसीलिए नक्श के दिल में रिया वर्मा के लिए कोई खास आकर्षण नहीं था। लेकिन अनायरा शर्मा की बात अलग थी। नक्श के आसपास अभी तक कोई विदेशी मूल की लड़की नहीं रही थी। कम से कम एक नयापन तो था। ऊपर से जब वे पहली बार मिले थे तभी नक्श ने अनायरा पर अपनी खास स्किल, पारखी नजर का इस्तेमाल कर लिया था।
वह फ्रांस से पढ़ाई करके लौटी थी। नक्श ने देखा कि उसकी प्रोफेशनल काबिलियत ए ग्रेड थी और प्रेम संबंधों के मामले में उसका अनुभव ना के बराबर था, सिर्फ एक बार। इसके उलट रिया वर्मा पहले ही 5 रिश्तों में रह चुकी थी। सिस्टम के नियमों को नक्श जितना समझता था, उस हिसाब से रिया वर्मा को कभी भी एक एनपीसी में नहीं बदला जा सकता था। लेकिन अनायरा शर्मा के साथ मौका था, इसीलिए आकर्षण और फायदे दोनों ही नजरिए से अनायरा शर्मा नक्श के लिए ज्यादा बेहतर थी। हाँ, क्यों नहीं, अनायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर अपनी सहेली रिया को चिढ़ाते हुए चेहरा बनाया, जैसे गर्व से कह रही हो तू मुझे अकेले छोड़ने की सोच रही थी। अब देख। इस तरह दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठ गईं। हालांकि मर्सिडीज की पिछली सीट पर सिर्फ 2 ही लोगों की जगह थी। नक्श के बैठने के बाद वहां एक ही सीट बची थी, जिस पर रिया वर्मा ने जल्दी से कब्जा जमा लिया। अनायरा शर्मा आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। तीनों के बैठते ही चेतन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वैसे ये चेतन है। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम चलाती हो तो तुमने इसे जरूर देखा होगा। गाड़ी के आगे बढ़ते ही नक्श ने ड्राइविंग सीट पर बैठे चेतन की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय कराया। हाँ, मैंने तो इन्हें देखते ही पहचान लिया था। रिया वर्मा सच में चेतन को जानती थी। उसने हंसते हुए पूछा, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था, इंटरनेट पर आप दोनों के बीच किसी विवाद की चर्चा चल रही थी। क्या वह सिर्फ पब्लिसिटी का नाटक था? अरे नहीं, कोई नाटक नहीं था। उस वक्त मेरे सिर पर घमंड सवार था। चेतन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगता था कि जेब में 4 पैसे आ गए हैं तो मैं ही दुनिया का राजा हूं। किसी को कुछ समझता ही नहीं था। फिर गुरुजी ने मुझे अच्छे से सबक सिखाया। तब से मैंने तय कर लिया है कि मैं गुरुजी के साथ रहकर उनसे काम सीखूंगा, इंसान बनना सीखूंगा, बिजनेस सीखूंगा और हाँ, थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स भी सीखना चाहता हूं। ये कहते कहते चेतन ने सहजता से पूछ लिया, गुरुजी, क्या आप मुझे फाइटिंग सिखाएंगे? मैंने आज वाला वीडियो देखा है, कसम से क्या कमाल का था। नक्श ने सिर हिलाकर मना कर दिया, मार्शल आर्ट्स का ख्याल छोड़ दो। इस उम्र में बिना किसी पुरानी प्रैक्टिस के तुम ये सब नहीं सीख पाओगे। ओह, समझ गया। चेतन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। वह जानता था कि नक्श सच कह रहा है, इस उम्र में वह क्या ही फाइटिंग सीखता, वह तो बस जोश में बोल रहा था। अंकल नक्श, सच कहूं तो मैं भी फाइटिंग सीखना चाहती हूं। मैं काफी समय से योगा कर रही हूं, इसलिए मेरे शरीर की लचीलापन बहुत अच्छा है। पैरों को पूरा खोलकर बैठना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। रिया वर्मा ने मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ाया और अपने योगाभ्यास का जिक्र कर दिया। और जब उसने पैरों को पूरा खोलकर बैठने की बात कही तो उसके होठों के किनारे हल्के से ऊपर उठ गए, चेहरे पर एक शरारती और गहरा भाव था। नक्श उसका इशारा समझ गया और मजे लेते हुए बोला, तुम सच में विकास भाई की ही बेटी हो। तुम दोनों बाप बेटी की आदतें बहुत मिलती जुलती हैं। असल में नक्श कहना चाहता था, तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही एक नंबर के रंगीन मिजाज हो। लेकिन वह सीधे तौर पर इतने कड़े शब्द नहीं बोल सकता था। नक्श, मुझे भी भारत के मार्शल आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। इसी समय आगे की सीट पर बैठी अनायरा शर्मा ने बातचीत में हिस्सा लिया। वह बिल्कुल गंभीर लग रही थी। चूंकि उसने अपना बचपन फ्रांस में बिताया था, इसलिए उसे भारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इस देश के बारे में जिस चीज ने उसे सबसे पहले प्रभावित किया था, वे थी यहाँ की एक्शन और फाइटिंग फिल्में। वह काफी समय से पुरानी एक्शन फिल्मों की दीवानी रही थी। अनायरा, ये क्या बदतमीजी है? मैं इन्हें मिस्टर नक्श कह रही हूं और तुम सीधे नक्श बुला रही हो। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, रिया वर्मा ने नाराजगी जताते हुए टोक दिया, मैं तो नक्श ही बुलाऊंगी। अनायरा ने मुंह बनाया और पीछे मुड़कर नक्श से पूछा, नक्श, अगर मैं आपको इस नाम से बुलाऊं तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो बस एक पहचान होता है। नक्श ने बेपरवाही से सिर हिला दिया। सुना तूने? नक्श को कोई ऐतराज नहीं है। सकारात्मक जवाब मिलते ही अनायरा ने गर्व से अपना सिर उठाया और जीत की मुस्कान के साथ रिया को देखा। घर चल, फिर बताती हूं तुझे। रिया वर्मा ने अपनी सहेली को गुस्से से घूरा। दोनों सहेलियों के बीच अक्सर ऐसी नोकझोंक होती रहती थी। वहीं नक्श और चेतन दोनों उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। लड़कियों की ये हल्की फुल्की बहस कभी कभी काफी प्यारी लगती है। वैसे मिस्टर नक्श, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? थोड़ी देर बहस करने के बाद रिया ने अपना ध्यान वापस नक्श पर लगाया। हाँ, बिल्कुल पूछो। नक्श ने आराम से हाथ का इशारा किया। क्या आपकी पत्नी है? रिया ने बिना लाग लपेट के सीधे पूछ लिया। नहीं, तलाक हो चुका है। मेरी एक बेटी है।
इन बातों में छुपाने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए नक्श ने सच सच बता दिया। आपकी राजकुमारी कितनी बड़ी है? रिया ने उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पूछा। 5 साल की। हे, वह सच में बहुत प्यारी होगी। हाँ, बिल्कुल है। नक्श ने सिर हिलाया और अनजाने में ही खुशी का प्यारा सा चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया। अपनी छोटी सी बेटी के बारे में सोचते ही नक्श के दिल में प्यार और याद की एक लहर दौड़ गई। अपनी जान से प्यारी बेटी को देखे हुए उससे लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। हम कल ही नैनी से कहकर उसे सूरत मंगवा लेता हूँ। मन में ये सोचते हुए नक्श ने अपना फोन निकाला और कीर्ति को एक मैसेज भेज दिया। मिस्टर नक्श, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? इसी बीच रिया वर्मा ने फिर से सवाल दागा। हालांकि उसे अपनी जानकारी से नक्श के बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन फिर भी खुद उसके मुंह से पुष्टि करना ज्यादा बेहतर था। सबसे अच्छा तो यही होता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और अगर कोई गर्लफ्रेंड हुई भी तो वह उसे छीन लेने से पीछे नहीं हटेगी। हाँ, है। नक्श ने बहुत स्पष्ट और सीधा जवाब दिया। वह शायद समझ गया था कि रिया वर्मा के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसने उसे दूर रखने का फैसला किया। सच तो ये था कि उसे रिया वर्मा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओह, ये सुनकर रिया वर्मा का दिल थोड़ा बैठ गया, लेकिन उसकी ये उदासी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि यह जवाब उसकी उम्मीदों के दायरे में ही था। उसे पहले से पता था कि नक्श जैसे अमीर इंसान के आसपास खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी। ऊपर से इंटरनेट पर भी कई अफवाहें थीं कि नक्श की कई गर्लफ्रेंड्स हैं, हालांकि इस खबर की कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई थी। मिस्टर नक्श, क्या आपको एक और गर्लफ्रेंड बनाने में कोई ऐतराज है? रिया वर्मा फिर बोली, और बात करते हुए उसने आगे बढ़कर नक्श का वह हाथ पकड़ लिया जो बीच वाले आर्मरेस्ट पर रखा था। अरे! नक्श थोड़ा चौंक गया। उसने रिया के इरादों का अंदाजा तो लगाया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वह इतनी बेबाकी से सीधे ऐसा सवाल पूछ लेगी। हालांकि नक्श पहले भी ऐसे कई हालात देख चुका था, क्योंकि उसके ऊपर मरने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उसने खुद को बहुत शांत बनाए रखा। उसने धीरे से रिया के हाथ से अपना हाथ बाहर निकाला और गंभीरता से बोला, मेरे पास पहले से ही काफी गर्लफ्रेंड्स हैं, फिलहाल कोई नई जगह खाली नहीं है। ओह! रिया ने निराशा भरे स्वर में कहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नक्श उसे इतने साफ शब्दों में मना कर देगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह फिर से जिद करते हुए बोली, मिस्टर नक्श, तो फिर ये जगह कब खाली होगी? स्क्रीच! चेतन ने अचानक पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। रिया वर्मा की इस खतरनाक बात से उसके होश उड़ गए थे। क्या आप एक और गर्लफ्रेंड बना सकते हैं? ये सवाल ही अपने आप में किसी धमाके से कम नहीं था। और जब नक्श ने साफ मना कर दिया, तब भी ये लड़की पूछ रही थी कि जगह कब खाली होगी। ये तो सच में उस्ताद निकली। क्या गजब हिम्मत है। पिछली सीट पर चल रही इस मसालेदार बातचीत पर ध्यान जाने की वजह से चेतन आगे का लाल सिग्नल नहीं देख पाया और आगे रुकी गाड़ी से टकराते टकराते बचा। नक्श थोड़ा आगे की तरफ झुका, लेकिन उसने तुरंत आगे वाली सीट के पीछे हाथ लगाकर खुद को संभाल लिया। हालांकि उसके बगल में बैठी रिया वर्मा का रिएक्शन कहीं ज्यादा नाटकीय था। उसका शरीर पहले तो झटके से हिला, जो कि स्वाभाविक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हद से ज्यादा फिल्मी था। झटके के नियम के हिसाब से उसे आगे की तरफ झुकना चाहिए था, लेकिन वह जानबूझकर बगल में नक्श की गोद में गिर गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। पता नहीं अनजाने में या जानबूझकर, गिरते समय उसका हाथ सीधे नक्श के पैरों के बीच जा लगा और उसने धीरे से दबाव भी बना दिया। नक्श! रिया वर्मा, वाह क्या बात है। मिस्टर चेतन, ये किस तरह गाड़ी चला रहे हैं आप? रिया वर्मा ने फायदा उठाने के बाद भी ऐसे शिकायत की जैसे सच में बहुत गुस्सा हो, मानो उसकी मौजूदा हालत पूरी तरह चेतन की खराब ड्राइविंग की वजह से हुई हो। आगे वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक मार दिया था। कसम से, सिग्नल अभी हरा ही था। चेतन ने सारा दोष आगे वाले पर डालते हुए सफाई दी, जबकि मन ही मन गालियां बक रहा था। ये सब तुम्हारी इस खतरनाक बातचीत की वजह से हुआ है, वरना मुझे अचानक ब्रेक क्यों मारना पड़ता? हाँ, सड़क पर कुछ लोग ऐसे ही चलते हैं। नाटक करने में माहिर रिया वर्मा ने तुरंत समझदारी दिखाई। वो तो बस अपने गिरने का बहाना ढूंढ रही थी, चेतन को दोष देने का उसका कोई इरादा नहीं था। उल्टे वह मन ही मन चेतन की शुक्रगुजार थी जिसने उसे इतना बेहतरीन मौका दे दिया। इसीलिए जब चेतन ने वजह बताई तो उसने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। आजकल सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है और ड्राइवरों की अक्ल कम हो गई है। हमेशा कोई ना कोई बीच में गाड़ी घुसा देता है, बिना देखे लेन बदल लेता है। चेतन ने भी सिर हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलाए, बिल्कुल सही कहा। खासकर ये कैब वाले, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में पंख लगाकर उड़ना चाहते हैं।
दोनों ही अपने अपने नाटक में मस्त होकर बातें करने लगे। नक्श की तो बोलती ही बंद हो गई। उसने धीरे से रिया वर्मा के कंधे पर थपकी दी, क्या अब तुम सीधी होकर बैठ सकती हो? हालांकि उसके शब्द बहुत शराफत भरे थे, लेकिन नक्श मन ही मन चिल्ला रहा था, बात करनी है तो कर लो, लेकिन कम से कम अपना हाथ तो वहां से हटाओ। भले ही नक्श के दिल में रिया वर्मा के लिए कोई जगह नहीं थी, फिर भी वह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसका फिगर लाजवाब था। गाड़ी के अंदर के इस खास माहौल में उसका हाथ उस संवेदनशील जगह पर होना और बीच बीच में हल्का सा दबाव बनाना किसी भी सामान्य पुरुष के होश उड़ाने के लिए काफी था। अगर गाड़ी में सिर्फ दो ही लोग होते तो बात कुछ और होती। चलो, अगर चेतन जैसा ड्राइवर ना होता और सिर्फ अनायरा भी साथ होती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अभी गाड़ी में 4 लोग थे और चेतन तो बिल्कुल सामने बैठा था। ये सब करने का सही समय नहीं था, थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए। मिस्टर नक्श, मैं अभी बहुत डर गई थी, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं लग रही। रिया वर्मा ने पूरी तरह बेशर्मी पर उतरते हुए उठने से मना कर दिया। उसने अपने पिता के वह सारे गुण बखूबी विरासत में पाए थे। एक बार जिस पर नजर टिक जाए उसे हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। नक्श जितना उससे उठने के लिए कह रहा था, वह उतना ही ज्यादा उसके सीने से सटती जा रही थी। नक्श भी उसके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, वह उसे धक्का देकर दूर नहीं फेंक सकता था, यह उसका तरीका नहीं था। बेशक यह मुख्य बात नहीं थी। असली बात तो ये थी कि रिया वर्मा उसके विकास भाई की बेटी थी। वह उसे अंकल कहकर बुलाती थी। ऐसे में अगर एक चाचा अपनी भतीजी को गाड़ी के सफर में सहारा देने के लिए अपना कंधा दे दे तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही थी। लेकिन गाड़ी कुछ ही दूर आगे बढ़ी होगी कि रिया वर्मा ने फिर से शरारत शुरू कर दी। उसका जो हाथ अभी तक वहीं रखा था, उसने चुपचाप जिप खोल दी और सीधे अंदर हाथ डाल दिया। अरे नहीं, ये लड़की! नक्श सन रह गया। वो दुनिया देख चुका इंसान था, कई बड़े मोर्चे फतह कर चुका था। फिर भी रिया वर्मा की इस हरकत ने उसे हिलाकर रख दिया। ठीक सामने 2 लोग बैठे हुए थे, और फिर भी इस लड़की में ऐसा करने की हिम्मत थी। ये भतीजी तो सच में माहौल बनाना जानती थी। लोग कहते हैं कि फ्रांस बहुत रोमांटिक देश है। नक्श को लगने लगा कि फ्रांस से पढ़ाई करके लौटी उसकी इस भतीजी रिया वर्मा के नाम के आगे से रोमांटिक शब्द हटाकर कुछ और ही लगा देना चाहिए। हालांकि इस साल के ओलंपिक उद्घाटन समारोह में फ्रांस ने जो अजीबोगरीब नज़ारे दिखाए थे, उन्हें देखते हुए रिया वर्मा पर फ्रांसीसी सोच का यह असर कोई खास हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन इस वक्त नक्श एक अजीब ही कश्मकश से गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर सैकड़ों गुदगुदी करने वाली लहरें उठ रही हों, फिर भी उसे अपने चेहरे के भावों को काबू में रखकर बिल्कुल गंभीर बने रहना था। उसे अचानक किसी समझदार इंसान की एक पुरानी बात याद आई, जब दिमाग में ऐसी भावनाएं बेकाबू होने लगें तो अपनी माँ के चेहरे को याद कर लेना चाहिए, या फिर बातचीत करके अपना ध्यान भटकाना चाहिए। इसीलिए नक्श ने अपना गला साफ किया और आगे की सीट पर बैठी अनायरा से पूछा, अनायरा, तुम फ्रांस में ही बड़ी हुई हो या फिर हमारे भारत में भी रही हो? मैं ज्यादातर फ्रांस में ही रही हूँ। बचपन में सिर्फ 2 साल भारत में रही थी, और उस समय की मुझे कोई खास यादें भी नहीं हैं। बस इतना याद है कि हमारे पुश्तैनी घर वाली गली बहुत लंबी थी और वहां बहुत सारी आवारा बिल्लियां घूमा करती थीं। अनायरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मानो वह अपने बचपन के उन 2 सालों को याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बार रिया के साथ भारत आने के बाद मेरा यहीं बसने का इरादा है। मेरे पास भारत की ही नागरिकता है, इसलिए वीजा वगैरह की कोई झंझट नहीं है। अनायरा ने अपनी बात जोड़ी। बचपन से फ्रांस में रहने के बावजूद तुम्हारे पास भारत की नागरिकता है? नक्श को काफी हैरानी हुई। अनायरा के हालात को देखते हुए उसके लिए फ्रांस की नागरिकता लेना बेहद आसान रहा होगा। आजकल तो कई लोग विदेशी नागरिकता पाने के लिए तरसते हैं, जैसे देश बदलने से उनका रुतबा बढ़ जाएगा। ये मेरे पिता का फैसला था। उन्होंने कहा था कि वह भारतीय हैं, इसलिए उनकी बेटी के पास भी भारत की ही नागरिकता होनी चाहिए। अपने पिता का जिक्र करते ही अनायरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह बोली, आज मैं अपने पिता के उस फैसले के लिए उनकी बहुत आभारी हूँ। आज के समय में भारत की नागरिकता दुनिया का सबसे मुश्किल ग्रीन कार्ड बन चुका है। आज कितने ही विदेशी भारत में बसना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं है। अनायरा के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी, उसकी बातें बिल्कुल दिल से निकली थीं। लेकिन ठीक उसी पल नक्श के होंठ अचानक तेजी से फड़फड़ाए और उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। हे भगवान! उसकी भतीजी रिया वर्मा ने फिर से कोई नया खेल शुरू कर दिया था।
उसने नक्श की हथेली पर कुछ रख दिया था, वह चीज बेहद ठंडी और रेशम जैसी मुलायम थी। नक्श, क्या हुआ? अनायरा ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, जबकि नक्श के सीने से लगी रिया ने चुपचाप अनायरा को बिना आवाज के इशारे से सामने देखने और चुप रहने को कहा। ये क्या चल रहा है? चूंकि रिया वर्मा आधा नक्श के सीने पर झुकी हुई थी, इसलिए उसके शरीर और आगे वाली सीट ने अनायरा की नजरों को पूरी तरह रोक दिया था, जिससे वह अपनी सहेली के हाथ की शरारत को नहीं देख पाए। अनायरा ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वापस सामने की तरफ मुंह कर लिया। अनुभवी ड्राइवर चेतन अपने गुरुजी की आवाज में आए इस हल्के से बदलाव को तुरंत समझ गया था। उसने सहज रूप से रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन अपने कोण से वह कुछ भी नहीं देख पाया। फिर भी चेतन के पास दुनियादारी का काफी अनुभव था। रिया वर्मा के बैठने के तरीके और उसके गायब दाहिने हाथ से वह काफी कुछ समझ चुका था। वाह, गुरुजी सच में गुरुजी हैं। चेतन ने मन ही मन तारीफ के पुल बांध दिए। हालांकि इस वक्त नक्श एक बिल्कुल ही अलग अनुभव से गुजर रहा था। रिया वर्मा की उंगलियां सच में किसी पियानो बजाने वाले कलाकार की तरह तेज और बेहद लचीली थीं। ऊपर से उसने नक्श की हथेली पर कुछ ठंडा सा लोशन लगा दिया था। वह ठंडा मुलायम एहसास और गाड़ी के अंदर के इस बंद माहौल का रोमांच सब मिलकर दिमाग को सुन्न कर रहे थे। नक्श जैसा अनुभवी इंसान भी अब खुद को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहा था। मिस्टर नक्श, आपको क्या लगता है मैं आपकी बाकी गर्लफ्रेंड्स के मुकाबले कैसी हूं? रिया वर्मा की गर्म सांसें नक्श के कानों से टकराईं, साथ ही उसकी शरारती आवाज भी सुनाई दी। उफ! नक्श ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह इस वक्त इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। हालांकि शुरुआत में वह इस हरकत के सख्त खिलाफ था और अभी भी उसका दिमाग इसे गलत मान रहा था, लेकिन शरीर बहुत सच बोल रहा था। एक पुरुष जब उसकी भावनाएं भड़कती हैं तो वह सच में अपने दिमाग से सोचना बंद कर देता है। नक्श भी इससे अलग नहीं था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी शायद खूबसूरत लड़कियां ही थीं। उसके लिए दुनिया की सारी रणनीतियां काम कर सकती थीं, लेकिन हुस्न का जाल एक ऐसी बाधा थी जिसे पार करना सच में बहुत मुश्किल था। और मुसीबत तो देखिए, ठीक इसी समय आगे की सीट पर बैठी अनायरा की ड्रेस की एक स्ट्रैप उसके कंधे से नीचे खिसक गई। उसने आज एक गहरे हरे रंग की स्ट्रैप वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी पट्टियां थोड़ी चौड़ी थीं। जब तक वह स्ट्रैप अपनी जगह पर थी, ड्रेस बहुत सामान्य और शालीन लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह स्ट्रैप कंधे से नीचे गिरी, अनायरा के बाएं कंधे पर बनी एक खूबसूरत तितली का टैटू नजर आने लगा। उसकी त्वचा बेहद गोरी थी और वह रंग बिरंगी तितली उस पर कमाल की लग रही थी। जब उसने अपना कंधा हल्का सा हिलाया तो ऐसा लगा मानो वह तितली अभी उड़ने वाली हो, जिसने नक्श की नजरों को एक अजीब सा खिंचाव दिया। अनायरा ने हाथ बढ़ाकर अपनी स्ट्रैप को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी पल चेतन ने फिर से जोरदार ब्रेक मार दिया। इस बार उससे गलती इसलिए हुई क्योंकि अनायरा की हरकत से उसका ध्यान भटक गया था, और जब तक उसकी नजरें सामने सड़क पर लौटी, गाड़ी आगे वाले वाहन के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसे पूरी ताकत से ब्रेक दबाना पड़ा। आह! अनायरा जिस हाथ से अपनी स्ट्रैप ऊपर खींच रही थी, अचानक लगे झटके की वजह से उस हाथ पर ज्यादा जोर पड़ गया और वह पतली सी स्ट्रैप टूट गई। उसी समय झटके से आगे झुकते हुए उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वह फड़फड़ाती हुई तितली, वह गोरी त्वचा और वह अचानक निकली प्यारी सी चीख, ये सब रिया वर्मा की पियानो जैसी उंगलियों के जादू के साथ मिलकर एक ऐसा नशा बन गए जिसने सारी हदें पार कर दी। नक्श, जिसकी आंखें बंद थीं, झटके से आगे वाली सीट से टकराते समय एक बिल्कुल ही अलग और तीव्र एहसास से गुजर गया। नक्श के मुंह से एक भारी आवाज निकली और उसका एक हाथ रिया वर्मा के सिर पर जा टिका। अचानक लगे इस जोरदार ब्रेक की वजह से चेतन और अनायरा दोनों आगे की तरफ झटके से झुके। चेतन ने तुरंत सिर उठाया और आगे वाली गाड़ी से दूरी का अंदाजा लगाने लगा, जबकि अनायरा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और गहरी सांसें लेने लगी। अभी वाला ब्रेक पहले से कहीं ज्यादा जोरदार था, जिसने अनायरा को सच में डरा दिया था। आगे एक लेक्सस गाड़ी खड़ी थी और उसका ड्राइवर पहले ही बाहर निकल चुका था। जाहिर था कि उसे पीछे से टक्कर लगने का एहसास हो गया था। ये देखकर चेतन भी दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर के इस माहौल ने पिछली सीट पर बैठे नक्श और रिया वर्मा को एक सुनहरा मौका दे दिया था। इसीलिए नक्श ने बिना किसी झिझक के रिया वर्मा का सिर नीचे की तरफ दबा दिया। समझदार भतीजी ने भी बिना किसी देरी के अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। गाड़ी के बाहर लेक्सस का मालिक सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का इंसान था। शुरुआत में वह गुस्से से आग बबूला होकर बाहर निकला था, मुंह में गालियां थीं और वह पीछे वाले ड्राइवर की अच्छी खबर लेने के मूड में था।
लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पीछे से टक्कर मारने वाली गाड़ी एक मर्सिडीज है, उसके चेहरे का सारा गुस्सा एक सेकंड में गायब हो गया। खुद को सफेदपोश समझने वाले इस तरह के लोगों में हैसियत को लेकर एक अलग ही समझ होती है। वे अमीरों और ताकतवर लोगों के सामने तुरंत झुक जाते हैं। ये उन गरीब लोगों की तरह नहीं होते जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता और जो किसी अमीर से नहीं डरते। अगर आप उन्हें छेड़ेंगे तो वे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन लेक्सस वाला यह अधेड़ इंसान अलग था। वह समाज में अपनी जगह और ऊपर उठाने की कोशिश में लगा रहता था, और ऐसे बड़े लोगों से पहचान बनाना उसके लिए एक सुनहरा मौका था। अगर किसी बड़े इंसान का सहारा मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसीलिए जब उसे पता चला कि टक्कर मारने वाली गाड़ी मर्सिडीज है तो उसके चश्मे के पीछे की आंखें चमक उठीं। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि पहचान कैसे हुई, असली बात तो एक रिश्ता बनाना और उसे बनाए रखना था। गाड़ी ठीक तो है ना? आगे वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक मार दिया था, इसलिए मुझे भी ब्रेक दबाना पड़ा। अधेड़ इंसान ने तुरंत सारा दोष अपने से आगे वाली गाड़ी पर डाल दिया। जाहिर था कि वह चेतन को इस मामले से बाहर निकलने का रास्ता दे रहा था। अमूमन पीछे से होने वाली टक्कर में गलती पीछे वाली गाड़ी की ही मानी जाती है, लेकिन इस इंसान ने चेतन पर कोई आरोप नहीं लगाया, उल्टे उसके लिए एक बहाना ढूंढ दिया, जो कि बहुत समझदारी भरा था। अधेड़ इंसान का ये रवैया देखकर चेतन को कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर वह जिस गाड़ी को चला रहा था वह करोड़ों की मर्सिडीज थी। इतनी इज्जत मिलना तो आम बात थी। इस अधेड़ इंसान की तो छोड़िए, अगर यहाँ कोई महिला होती तो शायद उसका रिएक्शन और भी ज्यादा नाटकीय होता और अब तक वह चेतन का नंबर मांग चुकी होती। इसमें किसी का दोष नहीं है। जब समाज एक खास स्तर पर पहुंच जाता है तो पैसा ही लोगों की सोच और व्यवहार को तय करने लगता है। चेतन ने आगे बढ़कर गाड़ी के बम्पर को ध्यान से देखा। सच तो यह था कि यह बस एक हल्की सी टक्कर थी, गाड़ी का पेंट भी नहीं उतरा था। आखिर वे शहर के मुख्य इलाके में थे जहां सारी गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही थीं। अगर अनायरा की टूटी हुई स्ट्रैप से चेतन का ध्यान ना भटका होता तो ये हल्की सी टक्कर भी ना होती। गाड़ी में कोई खास नुकसान नहीं दिख रहा है। क्या हमें पुलिस को बुलाने की जरूरत है? चेतन ने उस अधेड़ इंसान से पूछा। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है। वैसे भी मेरी गाड़ी कोई इतनी महंगी नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी पर कोई खरोंच तो नहीं आई ना? अधेड़ इंसान ने झुककर मर्सिडीज के बोनट पर हाथ फेरते हुए कहा, और सच में वहां कोई निशान नहीं था। हालांकि जैसे ही वह अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा देखने के लिए मुड़ा, उसकी नजरें अनजाने में मर्सिडीज की सामने वाली विंडशील्ड से होती हुई अंदर चली गईं, जहां उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। एक लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की एक पुरुष की जांघों पर बेहद अजीब स्थिति में लेटी हुई थी। बेशक यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उसका सिर ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर किसी के भी दिमाग में बहुत ही रंगीन ख्याल आ सकते थे। बाप रे, अमीर लोग सच में जिंदगी के असली मजे लेना जानते हैं। अधेड़ इंसान ने मन ही मन आह भरी। बाहर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और अंदर मर्सिडीज की पिछली सीट पर महफिल जमी हुई थी। फिर भी उस अधेड़ इंसान ने ज्यादा देर तक अंदर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी नजरें हटाईं और अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से को देखने लगा। मर्सिडीज का अगला बम्पर तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी लेक्सस पर एक छोटी सी खरोंच आ गई थी और थोड़ा सा पेंट उतर गया था। अधेड़ इंसान के माथे पर हल्की सी लकीर खींच गई। उसे थोड़ा दुख हुआ, गाड़ी नई ही तो थी। इंश्योरेंस से काम चलाएंगे या खुद ठीक करवाएंगे? चेतन ने खरोंच देखकर पूछा। हम इंश्योरेंस से ही करवा लेते हैं। हालांकि वह इंसान चेतन को खुश करना चाहता था, लेकिन वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे, इसलिए वह अपने पैसे खर्च करके गाड़ी ठीक करवाने के मूड में नहीं था। ऊपर से पीछे से टक्कर मारने की गलती साफ थी। अगर वह खुद अपने पैसे लगाने की बात कहता तो ये कुछ ज्यादा ही चापलूसी लगती। मुझे थोड़ी जल्दी है, एक काम करते हैं, मैं आपको 5,000 रुपये दे देता हूँ, आप खुद ही इसे ठीक करवा लीजिएगा। नक्श अभी भी गाड़ी के अंदर था और चेतन इस छोटी सी बात में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अरे, अधेड़ इंसान ने उम्मीद नहीं की थी कि चेतन इतना उदार होगा, लेकिन एक मर्सिडीज वाले रईस के लिए यह कोई बड़ी बात भी नहीं थी। सर, ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं गाड़ी ठीक करवा लूंगा और जितना बिल आएगा उतना ही आपसे ले लूंगा। 5,000 रुपये में गाड़ी आराम से ठीक हो जाती, लेकिन वह इंसान चेतन की नज़रों में लालची नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही पूरे पैसे लेने से मना कर दिया। जाहिर था कि उसका असली मकसद चेतन का व्हाट्सएप नंबर लेना और इस अमीर इंसान से एक पहचान बनाना था। ये भी ठीक है।
उस इंसान ने ज्यादा पैसों का लालच नहीं दिखाया और एक सही रास्ता सुझाया, जिससे चेतन उस पर थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया। मर्सिडीज की पिछली सीट पर जब चेतन बाहर एक्सीडेंट का मामला संभाल रहा था, तब तक रिया वर्मा ने अपना काम पूरा करके सब कुछ साफ कर लिया था। लगता है हमारी गाड़ी किसी से टकरा गई है। नक्श, क्या हमें बाहर चलकर देखना चाहिए? अनायरा ने पहले खिड़की से थोड़ा बाहर देखा और फिर पीछे मुड़कर नक्श से पूछा। कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ही इस छोटी सी बात को संभाल लेगा। नक्श, जो अब पूरी तरह शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा था, ने आराम से हाथ हिला दिया। अरे रिया, तुम पीछे बैठकर अकेले अकेले क्या खा रही हो? अनायरा की नज़र नक्श के सीने से लगी अपनी सहेली पर गई। वह अभी सोच ही रही थी कि इन दोनों का रिश्ता कितनी जल्दी गहरा हो गया है, तभी उसने देखा कि रिया के होंठ के किनारे थोड़ा सा सफेद तरल पदार्थ लगा था, जो देखने में दही या किसी मिल्क ड्रिंक जैसा लग रहा था। लेकिन उसे याद था कि रिया घर से कोई ड्रिंक लेकर नहीं चली थी, इसलिए उसने हैरानी से पूछ लिया। अरे, रिया को लगा था कि उसने सब कुछ अच्छे से साफ कर लिया है, लेकिन होंठ पर अभी भी थोड़ा सा लगा देखकर उसने तुरंत अपनी जीभ से उसे चाट लिया और बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाकर बोली, याकुल्ट पी रही थी। आजकल मेरा पेट थोड़ा खराब चल रहा है ना, ये पीने से पेट ठीक रहता है। ओह, मैंने तो तुम्हें घर से लाते हुए नहीं देखा था। अनायरा ने बिना किसी शक के जवाब दिया, लेकिन अगले ही पल बोली, और बचा है क्या? एक मुझे भी दे दो, मेरा पेट भी कुछ दिनों से ठीक नहीं है। अरे, इस बार रिया की सच में बोलती बंद हो गई। उसने नक्श की तरफ एक ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रही हो, अब इन्हीं से मांग लो। खत्म हो गया, अब और नहीं है। रिया ने सिर हिला दिया। ओह, अनायरा ने सामने की तरफ मुड़ते हुए शिकायत की, अगली बार अकेले अकेले मत खाना। अच्छी चीजें अपनी सहेली के साथ भी शेयर किया करो। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार जरूर शेयर करूंगी, देखती हूँ तुम कैसे नहीं खाती हो। रिया ने एक गहरे अर्थ के साथ जवाब दिया और फिर धीरे से नक्श के कान में फुसफुसाए, मिस्टर नक्श, आपका क्या ख्याल है? मुझे किसी भी चीज से कोई परहेज नहीं है। नक्श ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। उसे अनायरा के साथ याकुल्ट शेयर करने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। सच तो ये था कि उससे रिया से ज्यादा दिलचस्पी इस विदेशी रंग रूप वाली अनायरा में थी। हालांकि अभी अभी हुए इस नजदीकी अनुभव के बाद नक्श के दिल में अपनी इस भतीजी रिया वर्मा के लिए इज्जत काफी बढ़ गई थी। नक्श के आसपास खूबसूरत और अच्छे फिगर वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रिया जितनी बेबाक और खुले विचारों वाली लड़कियां बहुत कम थीं। फिलहाल नक्श के जान पहचान के दायरे में सिर्फ तान्या ही इस मामले में रिया की बराबरी कर सकती थी, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल और सोच की वजह से तान्या का अंदाज एक बड़े घराने की बेटी रिया वर्मा जितना शाही और बेपरवाह नहीं था। दोनों लड़कियों का नक्श को अलग अलग एहसास देती थी। तान्या जानती थी कि एक मर्द को कैसे खुश किया जाता है, जबकि रिया वर्मा के अंदर एक अमीर और आज़ाद ख्याल लड़की वाली बेबाकी थी। मिस्टर नक्श, क्या अब आपकी गर्लफ्रेंड वाली लिस्ट में कोई जगह खाली हुई? रिया वर्मा ने टिश्यू पेपर से अपना होंठ पोंछा और नक्श को आंख मारते हुए पूछा। अभी नहीं हुई, नक्श ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड बनने का सपना देखना बेकार था। रिया ने मुंह बना लिया, वह काफी निराश थी। उसे लगा था कि उसके इस साहसी कदम के बाद नक्श जरूर पिघल जाएगा, लेकिन ये इंसान तो काम निकलने के बाद पहचानने से ही इनकार कर रहा था। मर्द होते ही ऐसे हैं। रिया ने झुंझलाकर नक्श की जांघ पर एक हल्की सी चुटकी काटी और फिर अपना सिर उसके सीने से हटाकर एक नाराज बच्चे की तरह मुंह फेर कर बैठ गई। ये देखकर नक्श जोर से हंस पड़ा। ये भतीजी उसकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। गुरुजी, मामला निपट गया है, उम्मीद है ज्यादा देर नहीं हुई होगी। तभी चेतन गाड़ी में वापस बैठा और नक्श से माफी मांगते हुए बोला। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। नक्श ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। अगर चेतन एक्सीडेंट का मामला संभालने के लिए बाहर ना गया होता, तो रिया वर्मा को अपना हुनर दिखाने का इतना अच्छा मौका नहीं मिलता। सच कहें तो यह एक्सीडेंट बिल्कुल सही समय पर हुआ था। हालांकि असली धन्यवाद तो अनायरा की टूटी हुई स्ट्रैप को मिलना चाहिए था, जिसके कंधे पर बनी तितली के पंख फड़फड़ाने से यह सारा खेल शुरू हुआ था। फिलहाल अनायरा ने एक छोटी सी क्लिप की मदद से अपनी टूटी हुई स्ट्रैप को वापस ड्रेस से जोड़ लिया था। यह एक अस्थायी जुगाड़ था जो ज्यादा मजबूत तो नहीं था, लेकिन काम चलाने के लिए काफी था। उस छोटे से घटनाक्रम के बाद चेतन ने गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाई और जल्द ही वे अपनी मंजिल सूरत स्टेडियम पहुंच गए। तब तक स्टेडियम के बाहर अपने पसंदीदा कलाकारों के बैनर और पोस्टर लिए फैंस की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी।
माय आइडल शो काफी समय से चल रहा था और महक जैसी लोकप्रिय प्रतियोगियों ने बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी। इसके अलावा तीनों जजों के फैंस भी वहां मौजूद थे क्योंकि आज रात ग्रुप्स के गठन का फाइनल एपिसोड था। शो की टीम ने वोटिंग के साथ साथ आम जनता के लिए भी बड़ी संख्या में फ्री पास जारी किए थे, इसलिए फैंस अच्छी सीटें पाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे। अरे क्या वह डायरेक्टर नक्श हैं? हाँ, शक्ल तो बिल्कुल उन्हीं जैसी लग रही है। वही इंटरनेट वाले डायरेक्टर नक्श। हाँ हाँ, आजकल इंटरनेट पर उनकी ही चर्चा है, खासकर आज के वीडियो के बाद। नक्श इस वक्त सच में काफी मशहूर हो चुका था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, लाइन में खड़े बोर हो रहे फैंस को बातचीत करने के लिए एक नया और गर्मागर्म विषय मिल गया। हालांकि लोगों को इस तरह अपने बारे में बातें करते सुन नक्श को थोड़ा अजीब लगा। मैं ये इंटरनेट सेलिब्रिटी कब से बन गया? इंटरनेट सेलिब्रिटी शब्द अब तारीफ से ज्यादा एक सामान्य या कभी कभी हल्के दर्जे का शब्द माना जाने लगा है। हालांकि बहुत से लोग इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने के सपने देखते हैं, लेकिन नक्श जैसे एक अरबपति सीईओ के लिए ये टैग थोड़ा नीचा था। इस स्तर के ज्यादातर बड़े कारोबारी ज्यादा सुर्खियों में रहने से बचते हैं। भारत में भी चुपचाप रहकर अपनी दौलत बढ़ाना ही सबसे समझदारी भरा काम माना जाता है। बेशक यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई अरबपति किस बिजनेस में है। जिन कंपनियों को जनता के सीधे ध्यान और ट्रैफिक की जरूरत होती है, उनके मालिकों का इस तरह सुर्खियों में रहना ठीक माना जाता है। आखिर आज के समय में ट्रैफिक ही पैसा है। कई बड़ी टेक कंपनियों की सफलता के पीछे उनके फाउंडर्स की लोकप्रियता का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन जिस कंपनी का 80% से ज्यादा ध्यान सिर्फ उसके फाउंडर पर टिका हो, उस कंपनी के तेजी से बढ़ने के साथ साथ उसमें बहुत बड़ा जोखिम भी छुपा होता है। अगर किसी दिन वह फाउंडर पीछे हट जाए या कोई विवाद हो जाए, तो पूरी कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि वह कभी दोबारा उठ ही ना पाए। नक्श का मुख्य कारोबार इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, जहां स्टार एंटरटेनमेंट और टैलेंट मीडिया के तहत बहुत सारे सितारे काम कर रहे थे। ऐसे में कंपनी के मालिक नक्श को खुद सुर्खियों में रहकर ट्रैफिक जुटाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी कंपनियों में ये काम करने के लिए कलाकारों की कोई कमी नहीं थी। ऊपर से नक्श जैसा इंसान जिसकी जिंदगी में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां थीं, उसके लिए ज्यादा सुर्खियों में रहना बिल्कुल ठीक नहीं था। किसी भी दिन कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। इसलिए नक्श सच में ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी चाहत के बिल्कुल विपरीत, जहां लोग मशहूर होने के लिए तरसते हैं, वहीं नक्श बिना किसी कोशिश के ही इंटरनेट का बहुत बड़ा स्टार बन चुका था। अब तो सड़क चलते लोग भी उसे पहचानने लगे थे। नक्श, आप तो सच में बहुत मशहूर हैं। मुझे लगता है आप कई बड़े फिल्मी सितारों से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप खुद ही फिल्मों में काम करना क्यों नहीं शुरू कर देते? फैंस की बातें सुनने के बाद अनायरा शर्मा ने हंसते हुए नक्श से मजाक किया। मिस्टर नक्श को फिल्मों में लाने का क्या गजब आइडिया सोचा है तुमने? रिया वर्मा ने हल्के से हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, नक्श के फिल्मों में आने के बाद हम अपने कपड़ों के ब्रांड का प्रचार इन्हीं से करवा लेंगे। अनायरा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जोड़ी। अरे! रिया वर्मा एक पल के लिए चौंकी और फिर उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन दोनों ने मिलकर जो ब्रांड शुरू किया था, उसमें सच में किसी बड़े और मशहूर चेहरे की कमी थी। अगर नक्श जैसा कोई अरबपति सीईओ उनके ब्रांड का प्रचार कर दे, तो उनकी कंपनी का नाम रातों रात आसमान छूने लगेगा। बेशक ये सिर्फ उनका एक हसीन सपना ही था। नक्श जैसा बड़ा इंसान भला उनके एक छोटे से नए ब्रांड का प्रचार क्यों करेगा? वे सब हंसते बोलते हुए स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए। चूंकि माय आइडल की शूटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी, इसलिए सुरक्षा और व्यवस्था संभालने के लिए वहां काफी सारे कर्मचारी मौजूद थे। जैसे ही नक्श और उसके साथ के लोग आगे बढ़े, एक कर्मचारी ने तुरंत आगे आकर उन्हें रोक लिया। क्या आप लोगों के पास स्टाफ आईडी कार्ड है? सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने एक इंसान ने आगे बढ़कर पूछा। भाई साहब, क्या आप अपने सुपरवाइजर को फोन करके बता सकते हैं कि डायरेक्टर नक्श आ गए हैं? चेतन ने आगे बढ़कर उस सुरक्षा गार्ड से बहुत आराम से कहा। नक्श उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था, वरना चेतन के घमंडी स्वभाव को देखते हुए वह शायद अकड़कर कहता, तुम जानते भी हो हम कौन हैं? और तुम यहाँ एक साधारण गार्ड की नौकरी कर रहे हो? सुरक्षा गार्ड ने पहले चेतन को उलझन भरी नजरों से देखा और फिर नक्श तथा उसके पीछे खड़ी रिया वर्मा और अनायरा शर्मा पर नजर डाली। लड़के बेहद हैंडसम थे और लड़कियां हद से ज्यादा खूबसूरत, और सबके कपड़े बहुत ही महंगे और ब्रांडेड लग रहे थे। सुरक्षा गार्ड ने बिना कोई देरी किए अपना वॉकी टॉकी उठाया और अंदर अपने सीनियर्स को सूचना दे दी। कुछ ही पलों में शो की सुरक्षा और व्यवस्था संभालने वाला डिप्टी डायरेक्टर भागता हुआ वहां पहुंचा।
अरे डायरेक्टर नक्श, आज आप यहाँ कैसे? आइए आइए, अंदर चलिए। वह डिप्टी डायरेक्टर एक गोल मटोल और पसीने से लथपथ चेहरे वाला इंसान था। नक्श को देखते ही उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान तैर गई। नक्श ना सिर्फ माय आइडल शो का मुख्य फाइनेंसर था, बल्कि वह स्टार एंटरटेनमेंट और टैलेंट मीडिया का मालिक भी था। भले ही सूरत कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर उसका नाम अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ था, फिर भी वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था। इस इंडस्ट्री का हर इंसान उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ नक्श और उसके लोग सीधे कलाकारों के ग्रीन रूम की तरफ बढ़ गए। नक्श आज यहाँ मुख्य रूप से अपनी साली मान्या से मिलने आया था। उस समय महारानी रिया भी मान्या के ही कमरे में बैठी हुई थी। शूटिंग शुरू होने का इंतजार करती हुई दोनों लड़कियां इसी बारे में बात कर रही थी कि कैसे नक्श ने अकेले ही 11 बदमाशों को जमीन पर चटा दिया था। मान्या, तुम डायरेक्टर नक्श को इतने समय से जानती हो और तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि वह मार्शल आर्ट्स भी जानते हैं। महारानी रिया इंटरनेट पर आए उस वीडियो को 10-12 बार देख चुकी थी, फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि नक्श ने आखिर किस तरह फाइट की थी। उन्हें बस इतना दिखा कि नक्श के कुछ हल्के फुल्के वार से ही हमला करने वाले सारे बदमाश जमीन पर पड़े कराह रहे थे। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था, जीजाजी ने कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। मान्या ने सिर हिलाया। असल में जब उसने खबर देखी थी तो उसने तुरंत नक्श को फोन करके उसका हाल चाल पूछा था। वो ये पूछना ही भूल गई थी कि नक्श ने अकेले 11 बदमाशों का मुकाबला कैसे किया, इसलिए वह भी यह सब जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। मैंने वह वीडियो कई बार देखा है, मुझे तो वह मार्शल आर्ट से ज्यादा कोई जादू लग रहा था। खासकर आखिरी में वह सुनहरे बालों वाला लड़का, ऐसा लगा जैसे वह खुद ही जमीन पर लेट गया हो। डायरेक्टर नक्श ने तो उसे छुआ तक नहीं था। अगर ये जादू नहीं है तो और क्या है? महारानी रिया ने अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए बहुत गंभीरता से कहा। इंटरनेट पर भी बहुत से लोग यही बात कह रहे थे। वे उस सुनहरे बालों वाले लड़के का मजाक उड़ा रहे थे कि वह बहुत डरपोक था। रणजीत जैसे मजबूत बदमाश को एक ही वार में जमीन पर गिरते देख उसकी हिम्मत ही टूट गई और पिटने के डर से वह खुद ही जमीन पर लेट गया। लेकिन उसकी इसी हरकत को कई लोग नक्श के जादू का सबूत मान रहे थे। इंटरनेट पर कई लोगों ने तो नक्श को जादूगर डायरेक्टर नक्श कहना शुरू कर दिया था। महारानी रिया की बात सुनकर मान्या ने हंसते हुए सिर हिलाया और फिर मजाक में बोली, कहीं तुम ही तो इंटरनेट पर यह अफवाह नहीं फैला रही हो कि मेरे जीजाजी जादू जानते हैं? अरे नहीं, मैं क्यों फैलाऊंगी, मैंने तो खुद दूसरों को ये कहते हुए देखा है। महारानी रिया ने अपना मुंह बनाया, लेकिन चाहे वह मार्शल आर्ट्स हो या जादू, मैं सच में ये सब सीखना चाहती हूँ। अगर मुझे ये आता तो मैं कभी किसी मनचले से नहीं डरती। ये बात तो सही है। मान्या ने सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई। उनकी जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए आत्मरक्षा आना सच में बहुत जरूरी था। वे दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और अगले ही पल जिस इंसान के बारे में वे बातें कर रही थी वो खुद कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जीजाजी, आप यहाँ कैसे आए? मान्या की आंखें खुशी से चमक उठी और वह उत्साह से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। डायरेक्टर नक्श, महारानी रिया भी अपनी जगह से उठ गईं। हम अभी आप ही की बातें कर रहे थे और आप आ गए। मैं बस तुम लोगों से मिलने और शूटिंग देखने चला आया। नक्श ने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने रिया वर्मा और अनायरा शर्मा का उन दोनों से परिचय कराया। महारानी रिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने डायरेक्टर नक्श से बहुत जिद की, तब जाकर वह मुझे यहाँ अपने साथ लाने के लिए राजी हुए। रिया वर्मा ने मुस्कुराते हुए महारानी रिया से हाथ मिलाया, हालांकि उसकी इस बात में सिर्फ 20% ही सच्चाई थी। वह महारानी रिया के नाटक देखती थी और उन्हें पसंद करती थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी दीवानी नहीं थी। नक्श के साथ यहाँ आने का उसका असली मकसद तो अपनी सौतनों का जायजा लेना था। मान्या और महारानी रिया को अपनी आंखों से देखने के बाद उसे कुछ हद तक समझ आ गया कि नक्श ने क्यों कहा था कि कोई जगह खाली नहीं है। रिया वर्मा को अपनी खूबसूरती और फिगर पर हमेशा बहुत घमंड रहा था, लेकिन आज मान्या और महारानी रिया के सामने उसे खुद भी थोड़ी कमी महसूस होने लगी। जब उसे खुद ऐसा लग रहा था तो दूसरों की नजरों में भी यही फर्क दिखता होगा। रिया, तुम्हारी ये टक्कर की लड़कियां तो सच में बहुत खतरनाक हैं। कुछ औपचारिक बातों और बैठने के बाद अनायरा ने अपनी सहेली के कान में धीरे से कहा, इसीलिए कह रही हूं, हम दोनों को मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। रिया वर्मा ने धीरे से जवाब दिया और अपनी पक्की सहेली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया।